बारे में विषय में सारांश आपको बताती हूँ। उसके बाद फिर इस पर प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। माटी वाली पाठ जो है श्री विद्यासागर नौटियाल, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं लिखा हुआ है, के द्वारा लिखा गया है। ये जैसे आप देखते होंगे कि कहीं पे जैसे आप इस स्थान पे है, इस स्थान पे जो प्रोजेक्ट का कार्य हुआ, जैसे कि सेना के आर्मी के जवानों के लिए यहाँ पे स्थान बनाया गया है, उनके रहने का निवास बनाया गया है या ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है। तो इसके लिए क्या किया गया होगा कि पहले कहीं से इसकी ज़मीन जो इसके जब स्थापित होने के पूर्व जिसकी भी ये ज़मीन रही होगी उससे अधिग्रहण किया गया होगा, उससे लिया गया होगा और उसके बदले में उसको कुछ नौकरी या फिर रुपया पैसा धनराशि दी गई होगी। तो ये क्या होता है, ये विस्थापन होता है। मतलब एक स्थान से रहने वाले लोगों को जब दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है तो वो विस्थापन कहलाता है। तो विस्थापित लोगों के लिए जो सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं वो मतलब उनके सुविधा के लिए, उनके लाभ के लिए सारी चीज़ें व्यवस्थित की जाती हैं। इस पाठ में टिहरी बांध का निर्माण होने के कारण जो टिहरी बांध जो कि अब उत्तराखंड में है, पहले उत्तर प्रदेश में ही था लेकिन अब उत्तराखंड में चला गया है। तो उत्तराखंड में जो टिहरी बांध है उसके निर्माण के समय जो भूमि अधिग्रहित की गई थी क्या बनाने के लिए, बांध बनाने के लिए भूमि अधिग्रहित की गई थी। उस बांध निर्माण के दौरान बहुत सारे गांव के लोगों को विस्थापित किया गया। ऐसे विस्थापित लोगों को, जो विस्थापित लोग थे उनमें एक बूढ़ी औरत थी जो माटी वाली थी, तो जो उसके रहने के लिए थोड़ी जगह मिली थी, जो गांव में एक कोने में रहती थी, गांव के बाहर एक बाटा खाना था उसी के आसपास रहती थी और वहीं से वो क्या करती थी, अपनी मिट्टी को खोदती थी, निकालती थी और गांव के हर सदस्य के घर जाती थी और फिर उस मिट्टी की वो बिक्री करती थी, बेचती थी। वही उसके आय का साधन था और उस आय के साधन से ही उसकी जीविकोपार्जन होता था। तो माटी वाली क्या करती थी, एक कनस्टर में मिट्टी भरकर ले जाती थी और पूरे गांव में भ्रमण करती थी। हर दिन माटी वाली के जाने से गांव में वहां के लोग उसको पहचानने लगे थे, यहाँ तक कि उसके कनस्टर को भी से ही लोग पहचान जाते थे कि ये माटी वाली का कनस्टर है। इस तरह माटी वाली के गांव में बहुत आना जाना था। किसी भी घर में जाती थी, मिट्टी देती थी तो लोग प्रेमवश उसको कुछ खाने पीने को भी दे देते थे। माटी वाली के घर में उसका एक बुजुर्ग पति था, बूढ़ा पति था, जो कहीं कोई कार्य नहीं करता था बल्कि घर में ही वो रहता था। उसके खिलाने पिलाने की, उसकी देखभाल की जिम्मेदारी किसकी थी, बोलो? माटी वाली की। माटी वाली ही जो कमाती थी या जो पाती थी वो ले जा करके उसको खिलाती थी और उसका भरण पोषण करती थी। अब माटी वाली किसी के घर में गई तो उसे बहुत तेज भूख लगी थी। उस घर की मालकिन ने उसे 2 रोटी दी, मालकिन ने 2 रोटी दिया और चूंकि साग वाग घर में नहीं था तो बोली कि लो चाय लाई हूँ और इस चाय से तुम रोटी को खा लो। तो माटी वाली चूंकि उसे भूख तो लगी थी लेकिन उसके दिमाग में ये भी था कि घर में हमारा बुजुर्ग पति बैठा है और उसके लिए बूढ़ा पति बैठा है, उसके लिए भी भोजन होना चाहिए। इसलिए वो क्या करती है, रोटी को अपने डिल्ले में, डिल्ले यानी जो सिर के ऊपर कनस्तर रखने के लिए वो जो लकड़ी का डिल्ला बना लेते हैं उसी पे रखते, उसका कपड़े का, तो उसमें सिर पे रखने से क्या होता है कि सिर पे ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता। तो उस डिल्ले को खोलती है क्योंकि वो कपड़े का रहता है, खोल करके उसी में रोटी लपेट के रख लेती है और फिर क्या करती है, वो जब क्योंकि मालकिन घर में आती है दोबारा तो मुँह चलाने लगती है कि ऐसा प्रतीत हो कि उसने रोटी खा लिया। अब उसने ऐसा क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि उसे उस रोटी को अपने घर ले जाना था और मालकिन को ये भी दिखाना था तो उसने रोटी खा लिया, इसलिए मुँह चलाने लगती। खैर मालकिन नहीं समझ पाती हैं, वो चाय लाकर देती हैं और उस चाय को वो पी लेती है। चाय चूँकि पीतल के गिलास में लाई थी मालकिन, तो उसके मन में प्रश्न उठा कि अभी तक इन्होंने इस पीतल के गिलास को संभाल कर रखा है
तो उसने पूछा कि आप भी अभी तक आपने इस पीतल के गिलास को संभाल कर रखा है, क्योंकि आजकल तो प्रचलन में नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारे बुजुर्गों की निशानी है और इस निशानी को हमें संभाल कर सहेज कर रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि पता नहीं किस मुसीबत में उन्होंने किस तरह से एक एक पैसा जोड़ करके सामग्री एकत्र की, और हम जो है उनकी उस सामग्री को बेच दें या फेंक दें या उसके प्रति हमारे मन में आदर सम्मान का भाव ना हो, तो क्या ये उचित है? नहीं है। होना क्या चाहिए? हमें, जैसे आप देखते हो कि आपके घर में आपके दादा का, आपके परदादा का, आपके नाना का, आपके परनाना की कोई भी सामग्री यदि होती है तो उसको आप बड़े गौर से या बड़े ध्यान से या बड़े सम्मान से रखते हैं कि ये उनकी निशानी है। क्योंकि निशानी क्या करता है? एक दूसरे के संबंधों को जोड़ता है। ठीक है, उससे आप याद करते हैं कि मेरे नाना जी की ये चीज़ है, मेरे दादाजी की ये चीज़ है, मेरे दादाजी का जो है पेन है, बिस्तरा है या किताबें हैं, जो भी है आप देखते हो। तो मालकिन ने कहा कि चूंकि हमारे बुजुर्गों ने इतने जो है त्याग और परिश्रम से जिस चीज़ का हमने जो चीज़ संग्रह किया है, उसे हमें अनावश्यक रूप से हम इसके प्रति हमारे मन में सम्मान होना चाहिए, तो इसलिए हमने इसको नहीं बेचा। क्या ऐसा होना चाहिए बच्चों? आपके मन में है? आपके मन में क्या विचार आता है कि बुजुर्गों के सामान के प्रति आपका सम्मान होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। तो इस तरह से प्रसंग आगे बढ़ता है। और माटी वाली, इसमें एक पंक्ति और भी आती है, भूख मीठी की भोजन मीठा। अब भूख मीठी की भोजन मीठा का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को जो भूख लगी रहती है तो कोई भी साधारण भोजन भी उसे व्यंजन से कम नहीं लगता है। और यदि भूख नहीं लगी है तो उसके सामने यदि पकवान भी परोस दिया जाए तो भी वह उसके लिए वो अच्छा नहीं लगेगा। तो जब भूख लगी होती है तभी भोजन का महत्व होता है। आगे क्या होता है कि जब जो माटी वाली जो है उनके घर से निकलने को होती है तो क्या करती है, सोचती है कि आज बुजुर्ग के लिए रोटी मिल गई है, तो ऐसा करते हैं प्याज भी ले लेते हैं। फिर वो प्याज का जुगाड़ करती है और फिर सोचते हुए जाती है कि अब घर पहुंचूंगी तो अपने बूढ़े को ये प्याज और रोटी खिलाऊंगी। अब उस गरीब के लिए प्याज मिलना एक व्यंजन के समान था, क्योंकि हर दिन वो क्या सूखी रोटी खा के सो जाते थे। अब ऐसी स्थिति में क्या था, उसे जब प्याज मिला तो सोचते हुए जा रही थी कि मैं इसको बनाऊंगी, प्याज कूटूंगी, तेल मिलाऊंगी, नमक मिलाऊंगी और बूढ़े को दे दूंगी और बूढ़ा इसे खा लेगा और खुश हो जाएगा। लेकिन जब वो घर पहुंचती है तो उसके बूढ़े की मृत्यु हो चुकी रहती है और वो बहुत ही दुखी होती है। और पंक्ति पाठ के अंत में आप देखेंगे लिखा हुआ एक पंक्ति की, गरीब का श्मशान नहीं उजड़ना चाहिए। गरीब का श्मशान नहीं उजड़ना चाहिए कि क्या तात्पर्य? आपकी दृष्टि में कुछ विचार हो तो बता सकते हैं, नहीं तो मैं बताती हूँ, मैं बता दे रही हूँ, फिर आप बताइएगा। ठीक है, कि गरीब की दृष्टि में क्या है, श्मशान, जैसे गरीब जो होता है वो जीवित रहते हुए तो उसे रहने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है। ठीक है, गरीबी का जीवन जी रहा है, लेकिन उसका ये कहना था कि कब मरने के बाद तो हमें क्या, मतलब श्मशान यदि जलाने के लिए तो जगह मिले। भाई हम मरने जीते जी तो हमें जगह नहीं मिली, कम से कम मरने के बाद जलाने के लिए तो जगह मिलनी ही चाहिए। तो एक तरह से उसने प्रशासन के प्रति व्यंग किया है कि उसे जो है श्मशान के लिए भूमि चाहिए। क्यों व्यंग किया? क्योंकि इस परियोजना में उसके घर, जमीन, जो भी रहने का स्थान था, सब कुछ उजड़ गया था। उसको कोई किसी भी प्रकार की पारिश्रमिक नहीं मिला था, कोई विस्थापित होने के जो स्थान पर जो मिलती है सामग्री या पैसा, रुपया या नौकरी, कुछ भी उसे नहीं मिला। अब गरीबों के नाम से कहीं जगह जमीन रजिस्ट्री पे आना तो है नहीं, और ज़्यादातर जो मुआवजा वगैरह मिलता है वो जिसके पेपर पूरे रहते हैं उन्हें मिल पाता है। तो चूँकि ये गरीब ही है तो ऐसी स्थिति में इसको वो भी स्थान नहीं मिल पाया, वो जो भी उसका मिलना चाहिए था उसके बदले में वो कुछ नहीं मिल पाया। तो इस तरह से इस कहानी में बताया गया है कि गरीबी जो है बहुत बड़ा अभिशाप है और गरीबी में ही जीवन बीत जाता है, और गरीबी से ही मनुष्य, यदि
नहीं प्रयास करता है उसी में उसके जीवन का अंत भी हो जाता है। इस तरह